नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल क्लास 12th वालों? हालचाल आपका बहुत बेहतर हो चुका होगा। लगभग हम लोग 7 वीडियो अब तक फिजिक्स के देख चुके हैं और ये 8वां वीडियो मैं आपके सामने लेकर मौजूद हूँ। 7वें वीडियो तक की कहानी में हमने क्या पढ़ रखा था ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं उसको बता रहा हूँ। मैंने 7वें लेक्चर में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सिस, यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर क्या तीव्रता उत्पन्न होगी। और तीव्रता उत्पन्न हुई थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये तीव्रता हम लोग ने निकाली थी। आपको ध्यान होगा, इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया था, फिर उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लेकर मैंने वहाँ पर दोनों चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्रिएट की थी और E1 और E2 निकल के आई थी। दोनों इंटेंसिटी को मैंने घटा दिया था और पॉइंट P पर हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम ये प्रूफ होके आ चुकी थी। हमने आपसे कहा था इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि निरक्षीय क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक द्विध्रुव है, यहाँ पर आपके पास -q आवेश है, यहाँ पर आपके पास +q आवेश है। हमने मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव है। ये जहाँ पर मार्कर आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, ये मार्कर, ये इसका सेंटर है। सेंटर के एक तरफ, यानी सेंटर के एक तरफ, इधर सेंटर के एक तरफ -q आवेश है, सेंटर के एक तरफ +q आवेश है। तो अब अक्षीय क्या था पहले ये जान लेते। तो अक्षीय था इसके अक्ष पर, यानी x अक्ष पर जो तीव्रता निकले वो अक्षीय था, जो कि हमने पिछले आर्टिकल में निकाली। और क्या निकाली? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब निकालेंगे हम लोग तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय क्या होता है? x अक्ष को छोड़कर यहाँ ऊपर कहीं निकालना, यानी यहाँ निकालना या बॉटम पे निकालना। है क्लियर? तो अब देखो भैया, इसके लिए हमने क्या किया, आपके सामने डायग्राम बना रखा है। दो डायग्राम बना रखे हैं, दोनों आपको समझने के लिए बना रखे हैं। देखिए हमने कैसे कैसे बना रखे हैं। हमारे पास ये कोई डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, इसका सेंटर ये O है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। ये तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ये पॉइंट A पर विराजमान है, ये पॉइंट B पर विराजमान है। अब इसके कारण जो तीव्रता बनी वो यहाँ बनी, P पर निकालनी है। इसकी वजह से जो तीव्रता बनी वो भी यहाँ बनी, P पर। यानी कि इन दोनों चार्जों ने अपनी अपनी तीव्रताएं बनाई। A ने P पर बनाई, तो जो तीव्रता बनेगी उसकी दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ। तो हमने मान लेते कि A ने E2 बनाई और B ने कहाँ बनाई? E1। ये कहाँ बनाएगा? बाहर की तरफ। आपको मालूम होगा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन अंदर हो गई और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? बाहर। अब दिमाग लगाओ एक सेकंड के लिए, अगर ये E2 हो गया तो इसके घटक करोगे तो ये अंदर चला जाएगा, यानी यहाँ पे चला जाएगा E2 cos थीटा और ठीक इसके ऊपर क्या चला जाएगा? E2 sin थीटा आ जाएगा। वैसे इसका कंपाउंड करो तो यहाँ क्या चला जाएगा? इधर वाले में ये आपका चला जाएगा E1। और देखो इसी के ऊपर, यानी इसी के ऊपर अगर आपको ध्यान होगा 11 में बताया गया था, अगर ये गया है आपका E1, तो अगर ये E1 है थीटा एंगल पर, तो ये क्या होगा? हमारा E1 cos होगा और ऊपर क्या होगा? E1 sin होगा। तो दिमाग लगाओ, इसी के ऊपर क्या आ जाएगा? इसी के ऊपर आ जाएगा E1 cos थीटा और ठीक इसके नीचे क्या आ जाएगा? E1 sin थीटा। अब देखो ये E1 sin थीटा ऊपर बना, ये E2 sin थीटा नीचे बना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, जो कि हमने रिंग वाले आर्टिकल में आपको बताया था, याद होगा आपको। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, यानी इस P पॉइंट पे जो तीव्रता बनेगी वो क्या बने? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों तीव्रताएं P पर बने। देखिए जाना दिमाग से, इसने बनाई E1 तो इसके ऊपर E चली गई होगी, इसने बनाई E2 इसके ऊपर भी, यानी इस E की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ लिखिए E = E1 cos प्लस E2 cos। यानी ये जो डायग्राम यहाँ बना, इतना पार्ट मैंने यहाँ आपको बना के दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए। ये घटक मैंने किए हैं। तो देखो ना, ये E1 का पहला घटक क्या हुआ? E1 sin हुआ और इधर क्या चला जाएगा? E1 cos चला जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? ऐसे ही इस E2 का क्या हो जाएगा? देखो ये E2 cos हो गया और ऊपर क्या और नीचे क्या हो जाएगा? E2 sin। तो ये E2 sin ये E2 sin और ये E1 sin एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इस P पॉइंट पे तीव्रता क्या आ रही है? E1 cos प्लस E2 cos। ये डायग्राम की कहानी है। तो भैया फिर से सुनो क्या किया हमने। हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तांक कितना है? K है। वैद्युत द्विध्रुव के A पॉइंट पर -q आवेश, B पॉइंट पर +q आवेश रखा है, इसका सेंटर O है,
सेंटर से एक तरफ की डिस्टेंस एल है, दूसरे तरफ की डिस्टेंस कितनी है, एल है। माइनस क्यू आवेश के कारण बनने वाली तीव्रता E2 है और प्लस क्यू आवेश के कारण बनने वाली तीव्रता E1 है। बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos। कोई दिक्कत, ये डायग्राम आप यहाँ बना देंगे। अब एक काम करते हैं, फटाफट जरा हम लोग निकाल लेते हैं कुछ चीजें E1 और E2। देखो ये जो P है इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R। तो जरा देखो यहाँ से अगर आप निकालो यहाँ से E1 तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डिस्टेंस कितना है इसके पीछे देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया है, √r² प्लस l²। तो होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, r² प्लस l² आएगा। है क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा ये किस डायरेक्शन में बन रही है, देखो बाहर बनेगी ना, तो ये कहाँ बनेगी, BP दिशा में। है क्लियर। अब ऐसे यहाँ क्या लिखोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, चार्ज क्यू मतलब माइनस से लेना हमको, चार्ज क्यू लेना है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, r² प्लस l²। फुल स्क्वायर करेंगे तो उलट जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में, ये अंदर बन रही ना, तो देखो ये अंदर बनेगी तो P से A की तरफ, यानी PA दिशा में। है क्लियर। अब तो ये तो E1 E2 अलग अलग तीव्रताएं बनी, अलग अलग आवेशों के कारण। हमें बिंदु P पर निकलना है इस डायपोल के कारण, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः चित्रानुसार बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos प्लस E2 cos थीटा। है क्लियर। यानी कि इस P पर जो तीव्रता E है वो कितनी है, E1 cos प्लस E2 cos। चलिए E बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू उठाकर रखो तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपॉन r² प्लस l² cos थीटा, प्लस सेम चीज़ यही कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r² प्लस l² cos थीटा। अब देखो ना, अगर देखो ये और ये सेम है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अगर देखें तो x और x2 x हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के r² l², और ये क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। है क्लियर। यानी तीव्रता आपकी निकल चुकी, चाहे तो यहीं पे छोड़ दे, लेकिन नहीं, इट इज इनकम्प्लीट। क्यों, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। तो अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जरा आप इस ट्रायंगल को देखो बेटा, मैं इस ट्रायंगल को जरा यहाँ से काट के निकाल रहा हूँ। ये P है, ये O है, ये B है, ये आपका L है, ये आपका √r² प्लस l² है। अगर आप तीव्रता निकालो यहाँ से cos थीटा वाले फॉर्मूले से, तो आपको cos का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार में कितना है, L है, कर्ण में कितना है, √r² प्लस l²। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PBO cos थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आपका आएगा, आधार बटे कर्ण, यानी L अपॉन √r² प्लस l²। है क्लियर। आपके पास ये वैल्यू किसकी आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई। है क्लियर। अब यही cos थीटा की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। चलिए रखते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा, E इज इक्वल टू, देखो इसको आप फिर से सेपरेट करो तो क्या आएगा, सेपरेट मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप साफ लिखो अलग, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपने अलग कर लिया,
2q को आपने ऐसे लिखा, अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को आपने ऐसे लिखा, और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। है क्लियर? कोई दिक्कत? अगर आप ध्यान से देखो 2ql कुछ दिखा आपको, 2ql आप शायद छठवें लेक्चर में पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रिक डायपोल P इज इक्वल टू, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वी नो डैट P इज इक्वल टू क्या होता है, 2ql होता है, तो आप यहाँ रखो। तो E बराबर यहाँ से कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, P अपॉन, अब देखो बेटा ये घात r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल घात कितनी, होल मतलब पूरी घात कितनी, 1 है, और यहाँ घात कितनी, 1/2 है। तो अगर x की घात 1 है और मल्टीप्लाई में x की घात 1/2 है, तो 1 और 1/2 मिलकर कितना हो, 1.5 हुआ। 1.5 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 3/2 बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर, यहाँ से कितना 3/2। ये आपका आ गया प्रूफ हो गया। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है जो मैंने आपके सामने लिखा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। है क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जरा फिर से देखिए मैंने क्या किया। हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी था, ए पर माइनस क्यू था, बी पर प्लस क्यू था। तो ए वाले ने तीव्रता पी पर बनाई, बी वाले ने भी तीव्रता पी पर बनाई, और ये पी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर दूरी पर। यानी कि हमें इस द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने देखा क्या कि माइनस क्यू आवेश है, तो ये अपनी इंटेंसिटी कहाँ बनाएगा, अंदर बनाएगा। बी वाला कहाँ बनाएगा, ऊपर बनाएगा। तो यानी E1 और E2 की दिशाएं तो विपरीत हैं, लेकिन इस बिंदु P पर जो देखो इतने को हमने जब यहाँ पे काट के निकाला है, इस बिंदु P पर जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बननी है क्या बन रही, E, यानी इस ये जो वेक्टर है यही बना, और इस वेक्टर पर दो वैल्यू आएंगी, E1 cos और E2 cos। E1 cos मतलब इसकी वजह से जो तीव्रता उत्पन्न होगी, E2 cos जो इसकी वजह से तीव्रता, E1 मतलब प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता आएगी, और E2 मतलब जो माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता आएगी। तो E पर ये दोनों तीव्रताएं हमारी एक ही डायरेक्शन में, E पर ये दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया गया है। ऐड किए तो E1 E2 ने अलग अलग यहाँ निकाल लिया। ऐड करने के बाद में देखो इसको पूरे को ऐसे लिखा, केवल क्या cos आ रहा था तो हमने cos बगल में लिखा। दोनों सेम वैल्यू, तो दोनों को ऐड करके मतलब भाई x और x कितना था, 2x होता है। तो वैसे ये पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा एक्सप्रेशन सेम है ना, तो केवल यहाँ 2 लगा के पूरे को ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब लोचा क्या है, ये cos थीटा, तो ये cos थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया। अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे कट के, cos की वैल्यू आधार बटे कर्ण से L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos की वैल्यू यहाँ पे उठा के केवल सब्स्टिट्यूट कर दी, रख दी है, रखती 2ql बना। 2ql क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, P बराबर 2ql। तो इस पूरे को उठाया, यहाँ क्या लिखा P। अब देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात आधी, तो 1 और आधी मिलकर घात कितनी होगी, 3/2। यानी कि E बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात कितनी, 3/2 न्यूटन पर कूलम। अब इसमें होता है कि स्पेशल पॉइंट क्या होता है, उसको जरा आप देखिए। स्पेशल पॉइंट क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि ये L बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, हमने पिछले आर्टिकल में आपको बताया था L बहुत छोटा है। तो अगर L बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, इस R के कंपेयर में ये L बहुत छोटा है। तो मेरे पहले बच्चे दिमाग लगाओ, अगर R के कंपेयर में L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग स्पेशल पॉइंट में। तो स्पेशल पॉइंट को करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस पूरे को आप एक बार अपने कॉपी में कॉपी कर लें। तो फटाक से आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताऊँ इसका स्पेशल पॉइंट। आ जाओ भाई, अब इसके स्पेशल पॉइंट पे आते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, वही चीज़ हमको लिखना है। क्या लिखना है कि यदि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर अत्यंत छोटा हो, तब L स्क्वायर को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो अगर 0 पुट करेंगे तो देखो इंटेंसिटी कितनी निकल के आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखो ना यहाँ P ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और इसे क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। तो 0 की पावर कितना, 3/2। अगर सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के
ये P और जरा घात का घात से गुणा करो तो आर स्क्वायर में 0 ऐड करोगे तो आर स्क्वायर ही आएगा, बट आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 है। तो जरा यहाँ देखो आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 है। तो जब गुणा करोगे तो आर तो घात का घात से गुणा करो तो 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा केवल, क्या बचेगा केवल, बोलो r³ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वैसे ही देखो यहाँ पे देखो तो ये तो आर स्क्वायर में जब आप 3/2 करोगे तो ये केवल क्या बचेगा r³, और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम। तो भैया इसको पूरा आपने देख लिया। स्पेशल पॉइंट में मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि जो डिस्टेंस r ये बहुत बड़ी है तो l बहुत छोटा होगा, तो l स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उस कंडीशन पे l स्क्वायर को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या रख दो, l स्क्वायर की जगह पे आप 0 रखो। तो आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 करेंगे तो आर स्क्वायर में 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। आर स्क्वायर की जब पावर आप 3/2 लोगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा r³ बचेगा। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। तो भैया दिमाग में आपको रखना है, क्या रखना है कि जब आपसे अच्छी वाला पूछेगा यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सिस या ऑन द लाइन, तो अगर आपसे ऑन द लाइन पूछता है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है जो मैंने पिछली क्लास में प्रूफ कराया था। क्या प्रूफ कराया था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K 2P अपॉन r³, यानी दुगुना होता है। अच्छी स्थिति में कितना होता है, दुगुना होता है, और निरक्षी में क्या होता है, उसका आधा होता है, अच्छी का आधा होता है। तो देखो इसमें कितना निकल गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K P अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। तो उम्मीद करते हैं कि ये डेरिवेशन आपको पूरा समझ में आया होगा, है क्लियर। तो जरा मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। चार्ज की जनरेशन कैसे होती है ये पढ़ चुके हैं, इसके बाद में चार्ज कैसे एक दूसरे को देख के अपना रिएक्शन देते हैं वो चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद कूलम्स का लॉ पढ़े थे, फिर कूलम्स का लॉ पढ़ने के बाद में चार्ज की अपनी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, इसके बाद विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, बल क्षेत्र की रेखाएं, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के हमने बहुत से गुण पढ़े। उसके बाद में किसी चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी बनती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², इसको पढ़ा। इसके बाद हमने एक रिंग ली, रिंग की वजह से जो इंटेंसिटी क्रिएट होती है उसको पढ़ा। फिर रिंग की इंटेंसिटी मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर होगी, वो डिस्टेंस के एलिमेंट d/dx को 0 किया था, याद आया ना, वो करा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हमने उससे जुड़े हुए 2 डेरिवेशन पढ़े, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल अपनी इंटेंसिटी ऑन द लाइन पे कितनी बनाएगा और ऑन द इक्वेटोरियल पे कितनी बनाएगा। इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय स्थिति पर, है क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक का पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास इस चैप्टर के लिए थ्योरी में केवल एक क्लास बची है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो मैं कल आपको सुबह डालूंगा वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी का लास्ट वीडियो होगा, यानी लास्ट थ्योरी होगी। इसके बाद हम लोग 2 क्लास में न्यूमेरिकल को कैरी करेंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में लगवाऊंगा और कुमार मित्तल के जो मुझे ठीक ठाक न्यूमेरिकल लगते हैं मैं उसे लगवाऊंगा। यानी टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक की केवल 3 क्लास बची है, 1 क्लास हमारी थ्योरी की और 2 क्लास हमारी न्यूमेरिकल की बची हुई है। उसके बाद हम लोग गॉसेस थ्योरम की तरफ अपना बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन हल्का सा लेंथी था, उसे आप 1 बार 2 बार देख के नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।